नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे जो भारत का और राजस्थान के संदर्भ में जो हमारा राजवंश है गुर्जर प्रतिहार, उसके बारे में बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करेंगे। तो जो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में प्रतिहार शब्द आता है, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, यानी द्वारपाल जो द्वारपाल गेट के आगे खड़े होते हैं वो द्वारपाल होता है। गुर्जर प्रतिहार अगर हम देखें, गुर्जर प्रतिहारों का जो समय रहता है 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय रहता है। यानी कितना समय है? 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो हमारा है गुर्जर प्रतिहारों का समय है, यानी गुर्जर राजवंश का समय माना जाता है। अगर हम पूछ ले, प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ ले कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनका जो वर्चस्व यानी शक्तिशाली समय कौन सा रहता है, तो आप कर देना इनका जो वर्चस्व का समय था वो था 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य इनका वर्चस्व का समय रहता है। गुर्जर प्रतिहार भारत की इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है ये गुर्जर प्रतिहार वंश। अब आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, या आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, या आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, या किसी और भर्ती है जिसमें से ये टॉपिक अगर आपको लगता है तो आप इसमें से प्रश्न काफी पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इनका जो प्रारंभ होता है, यानी इनका प्रारंभ कब हुआ, यानी इनकी शाखा कौन सी थी, उसके बारे में बात करें। तो प्रारंभ हम सबसे पहले देखते हैं, इनका प्रारंभ था जो मंडोर और भीनमाल में देखने को मिलता है, यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसे गुजरात प्रदेश भी बोला जाता है। हम वर्तमान समय में ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो इनका मूल स्थान था। तो इनका जो अगर मूल स्थान पूछे तो मंडोर और भीनमाल शाखा इनकी सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की शक्ति के रूप में इनके बारे में बात करें तो उत्तर भारत की शक्ति के रूप में इनके दो मुख्य स्थान और थे, जो उज्जैन और कन्नौज में इनका शाखा का उल्लेख मिलता है। तो ये जो हमारा प्रारंभ था ये कहाँ था? ये था हमारा मंडोर और भीनमाल। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और भीनमाल कहाँ है? ये जालोर में है। तो अब हम आगे देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार जो जाति है, यानी गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो जो इसका प्रथम उल्लेख है वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ये किसके द्वारा मतलब बनवाया गया था या किसके द्वारा लिखवाया गया था। तो आप कह सकते हो कि बादामी के जो नरेश थे, जो चालुक्य नरेश थे, चालुक्य नरेश पुलिकेश द्वितीय के द्वारा गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम इनके ऐहोल अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है, तो आप ये कर देना कि ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है कि किन पुस्तकों में इनका विवरण है, यानी गुर्जर जाति या गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख जो प्राचीन समय में सबसे पुराना उल्लेख या सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो पुराना उल्लेख है वो देखो बाण भट्ट हुए हैं, उनकी है हर्षचरित्र और हेन सांग जो चीनी यात्री थे, भारत की यात्रा पे आए थे, उनकी जो पुस्तक है जो CUकी यानी CUकी में इन्होंने गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। और बाण भट्ट जो भारतीय थे उनकी हर्षचरित्र में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से इन दो पुस्तकों में सबसे पहले उल्लेख मिलता है, उसके बाद अलग अलग विद्वान आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इनका उल्लेख किया है। इसके बाद जो CUकी जो बुक है हेनसांग की, जो चीनी यात्री थे, उन्होंने भीनमाल को क्या बोला था? इन्होंने भीनमाल जो राजधानी थी उनको बोला था पीला मोलो बोला था। क्या बोला था? पीला मोलो बोला था। तो हेनसांग ने इसको भीनमाल को पीला मोला अपनी किताब के अंदर ये लिख दिया था कि इनकी जो राजधानी है वो पीला मोलो है, जो भीनमाल है। आगे हम बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो शैली है। अब प्रश्न आता है जो शैली से संबंधित, यानी जो गुर्जर प्रतिहार शैली है उसका अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम महामारू शैली भी है या गुजराता शैली भी कहा जाता है। यानी महामारू शैली, मरु यानी मरु प्रदेश के अंदर जो विकसित हुई थी वो कौन सी है? महामारू शैली कहा जाता है। अब इसके बाद आता है कि इसका समय क्या रहता है। अगर हम देखें इसका समय के बारे में हम बात करें तो इसका जो समय रहता है गुर्जर प्रतिहार शैली का जो समय रहता है वो 8वीं शताब्दी से लेके
12वीं शताब्दी तक इसका समय रहता है। यानी हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली का जो समय है वो कौन सा है, 8वीं से 12वीं शताब्दी है। और अगर इस शैली में सबसे प्रमुखता किसकी रही है, तो प्रमुखता हमारे सबसे पहले सूर्य या विष्णु जी की, इनकी शैली में प्रमुखता रखा गया है। तो हम कह सकते हैं ये सूर्य और विष्णु जी के उपासक कह सकते हैं इन्हें। अब हम बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो इनकी उत्पत्ति के बाद में जो सबसे पुराना अभिलेख है, उसमें अभिलेखों में अगर हम बात करें तो इसमें देखो नीलकुंड का अभिलेख, देवली का अभिलेख, उसके बाद राधनपुर का अभिलेख गुजरात में है जो, और उसके बाद कराहड़ का अभिलेख, और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार शब्द का यानी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है नीलकुंड। यानी इन सब में क्या कहा है, गुर्जर प्रतिहार लिखा गया है, कहा गया है। नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराहड़, अब ये इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद आता है कि मिहिर भोज हुए थे, उन्होंने क्या कहा था, उनकी मिहिर भोज की जो अभिलेख है यानी ग्वालियर अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है, जिसमें वत्स्यराज जो थे उन्हें क्या है विशुद्ध रूप से क्षत्रिय कहा गया है। तो आपसे पूछ ले कि किस अभिलेख में ये कहा गया है कि वत्स्यराज क्षत्रिय थे या विशुद्ध रूप से क्षत्रिय थे, तो वो ग्वालियर अभिलेख है। अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ ले कि ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो वो मिहिर भोज का है। आगे हम बात करें, मिहिर भोज कौन थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, और इन्होंने किसको वत्स्यराज क्षत्रिय का, वत्स्यराज को क्षत्रिय माना है मिहिर भोज की। आगे हम बात करेंगे, कुछ भारत में अरब यात्री आए थे, और उन्होंने क्या है जुर्जिया अल गुर्जर कहा था, यानी जुर्जिया अल गुर्जर कहा था। अल गुर्जर का जो प्रयोग करने वाला अरब यात्री था वो था अल मसूदी था, उसने इसका प्रयोग किया था, और उसने ही प्रतिहार राजा को क्या कहा था, गोरा कहा था। यानी गोरा किसने कहा था, अल मसूदी ने कहा था। अब इसके बाद कुछ विदेशी आए थे, उन्होंने कहा था नहीं गुर्जर प्रतिहार जो थे विदेशी थे, कोई बोलता स्वदेशी थे, कोई बोलता है किस तरीके से थे, तो उनके बारे में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप देखें जॉर्ज कैनेडी आता है, ये कहता है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे मूल रूप से ईरान से आए थे, और ईरान के मूल निवासी थे, वो वहां से उठ के भारत में आ गए थे। तो जॉर्ज कैनेडी क्या कहता है कि ये ईरानी थे, और जो डॉक्टर ओझा है अपने इतिहास में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रियों की संतान थे। डॉक्टर ओझा भारतीय हैं तो वो क्षत्रियों की संतान मानते हैं। इसका डॉक्टर भंडारकर क्या कहते हैं, डॉक्टर भंडारकर ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय ना होकर एक विदेशी थे, यानी विदेशों से भारत में आके बस गए थे। तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि भंडारकर विदेशी मानते हैं, ओझा भारतीय क्षत्रिय मानते हैं, जबकि जॉर्ज कैनेडी ईरानी मूल के मानते हैं। इसके बाद में जो कनिंगम थे वो कहते हैं कि ये कुषाण वंशी थे, यानी जो कनिंगम खुद क्या है ये मानता है कि ये कुषाण वंशी थे, यानी कुषाणों की तरह से इनके रीति रिवाज थे, और उस तरीके से इनकी तुलना की है। कनिंगम ने ये कहा कि कुषाण वंशी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसने कुषाण वंशी कहा था, तो आप कनिंगम कर देना। विदेशी मूल का किसने कहा था, तो भंडारकर कर देना। आप अगर आपसे पूछे कि क्षत्रिय किसने कहा था, तो डॉक्टर ओझा के बारे में आप कह देना। और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये ईरानी मूल का किसने कहा था, जॉर्ज कैनेडी ने कहा था। तो स्मिथ ने क्या कहा था, स्मिथ ने ये कहा था हुण वंशी थे, यानी हुणों की संतान थे, स्मिथ कहा था। तो ये भी विदेशी मानता है, स्मिथ भी विदेशी मानता है, कैनेडी भी विदेशी मानता है, और उसके बाद भंडारकर भी विदेशी मानता है, कनिंगम भी विदेशी मानता है। तो निम्नलिखित में से क्रम सेट करो, तो आप इनका क्रम सेट कर देना। भारतीय हरिश्चंद्र ओझा मानते हैं जी। इसके बाद यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो गुर्जर प्रतिहार से खुद थे वो स्वयं को क्या मानते थे, यानी खुद को क्या मानते थे। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनका वंशज मानते थे कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी हर 24 घंटे राम जी के पास खड़े रहते थे, एक उनका अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, एक द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे, तो वो लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे। इसी पर उन्होंने आगे जाके क्या बोला, खुद को प्रतिहार कहलाने लगे। अगर हम बात करें इनका मूल स्थान कौन सा था, अगर हम इनके मूल स्थान के बारे में देखें कि जो गुर्जरों का मूल स्थान था वो कौन था, यानी गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था मंडोर। मंडोर अभिलेख, यानी ये मंडोर अभिलेख किसने लिखवाया था, ये बाउक ने लिखवाया था, लगभग 837 के आसपास लिखवाया था। और मंडोर अभिलेख में ये क्या है, बाउक ने क्या है इसका मूल स्थान बताया था। इसके बाद घंटियाला अभिलेख है। घंटियाला अभिलेख कौन है, कुकुक का है। अब ये कुकुक और बाउक दोनों सौतेले भाई थे। इन्होंने क्या घंटियाला अभिलेख किसने लिखाया था, कुकुक ने लिखवाया था। और इन्होंने क्या है गुजरात का प्रदेश कहा था। इन्होंने ये कहा था कि जो
गुजरात प्रदेश है, यानी वर्तमान में जो पश्चिमी राजस्थान है वो इनका मूल स्थान था। गुजरात प्रदेश का उल्लेख मिलता है। घंटियाला अभिलेख अगर आपसे पूछे ककुक का है, और अगर आपसे पूछे मंडोर अभिलेख किसका है तो आप बहुक का कर देना। तो इस तरीके से ये इनके जो प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है वो। इसके बाद जो मुख्य बात रहती है वो रहती है इसके बारे में कि ये इनकी जो कुल देवी थी, यानी ये किस देवी की उपासना करते थे, तो वो करते थे चामुंडा माता की करते हैं। तो आप यहाँ कर देना कि चामुंडा माता इनकी जो कुल देवी थी। अब प्रश्न ये क्या है, ये उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है। इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि किस किस तरीके से आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर हम देखें कि मुख्य प्रश्न था, एक प्रारंभ मंडोर भीनमाल, और उत्तर भारत में अगर शक्ति पूछे तो उज्जैन और कन्नौज कर देना। वर्चस्व पूछे 8वीं से 10वीं शताब्दी, प्रारंभ से कब तक था 6ठी से 12वीं शताब्दी कर देना। बाण भट्ट की पुस्तक कौन है, हरीश चरित्र है, और उसके बाद हेन सिंह की CU की है जिसमें भीनमाल को पोलोमीरा कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों की शैली को महामारू शैली भी कहा जाता है। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख में वत्स्य राज को विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है, और अल मसूदी ने इसे अल गुर्जर और प्रतिहार राजा को बोरा कहा गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें से आप निश्चित रूप से आपको कई प्रश्न मिलेंगे, आप इसको साथ साथ में नोट कर लेना और इसको देख लेना। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक बार आप इसे अच्छी तरीके से देख लो। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित आप कमेंट करके फिर कमेंट कीजिए, उसका निस्तारण किया जाएगा किसी भी तरीके से। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आगे हम बात करेंगे मंडोर शाखा के बारे में। तो मंडोर शाखा है, कनौज है, भीनमाल है, ये 3 शाखाएं हैं। इससे पहले सबसे पहले हम मंडोर शाखा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो मंडोर थी वहां पर सबसे पहले आए थे, तो हम मंडोर शाखा के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें मंडोर शाखा का पहला जो था, जो राजा कह सकते हैं या कह सकते हैं अधिकारी कह सकते हैं, वो कौन था, हरिश्चंद्र था। जो कौन है, एक जाति से क्या, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण विद्वान था जो हरिश्चंद्र था। और इसे प्रतिहारों का गुरु भी कहा जाता है, और इसे प्रतिहारों का रक्षक कहा जाता है, प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है, प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है, और इसे रोहिलिंदी भी कहा जाता है। ये सारे उल्लेख अगर कहीं मिलते हैं इकट्ठे, तो वो मिलते हैं हमें घंटियाला अभिलेख में मिलते हैं, जिसमें इसे ब्राह्मण बताया गया। अब ये घंटियाला अभिलेख 837 और 861 के मध्य लिखा बनवाया गया था, तो तब का है। तो इनका जो मूल पुरुष है वो कौन है, मूल पुरुष आदि पुरुष या गुरु प्रतिहारों का गुरु कौन है, हरिश्चंद्र के बारे में हमें सबसे पहला नाम मिलता है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक भद्रा थी, दूसरी ब्राह्मण पत्नी थी। यानी जो भद्रा थी वो एक क्षत्रिय थी, तो क्षत्रिय थी तो उनके जो पुत्र होंगे वो भी क्षत्रिय होंगे। तो हम ब्राह्मण पत्नी के बारे में न पढ़ के हम पढ़ेंगे भद्रा के बारे में, जो एक क्षत्राणी थी, और उसके बारे में हम देखते हैं क्षत्राणी थी, और उसके 4 पुत्र थे। पहला भोग भट्ट था, दूसरा ककक था, तीसरा रजिल था, और चौथा था दाह था। जो रजिल था वो तीसरा पुत्र था। इन चारों ने मिलकर क्या है, मंडोर का जो आसपास का क्षेत्र था वो उन्होंने जीत लिया था। इन चारों ने क्या अधिकार कर लिया था मंडोर पर। और लगभग 560 ईस्वी में क्या होता है, जो हरिश्चंद्र का जो तीसरा पुत्र होता है रजिल, वो शासक बनता है 560 के आसपास में। और रजिल के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रजिल था, उसने राजसूय यज्ञ किया था। सबसे पहले राजसूय यज्ञ अगर किसी ने प्रतिहारों में किया था तो वो कौन था, रजिल था। परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ सब प्रथम प्रतिहारों का कौन सा शासक था जिसने राजसूय यज्ञ, तो आप रजिल कर देना। और रजिल जो हरिश्चंद्र का पुत्र था वो कौन सा था, तीसरा पुत्र था। और किसका पुत्र था, महिला के अगर क्षत्रिय रानी था भद्रा था, उसका तीसरा पुत्र था। अगर हम बात करें इसके बाद जो रजिल था उसने क्या है, जो एक नगर बसाया था, रोहिंस्कूप नगर था जो जोधपुर के अंदर ही थे, वहां पर महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें कि सबसे ज्यादा बात करें तो ये क्या है, महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था, वो था रजिल था। और इसने कहाँ कराया था, रोहिंस्कूप नगर में करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं इसके एक दरबारी ब्राह्मण थे। दरबार में जैसे ब्राह्मण बैठ जाते हैं तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले उपाधि किसको दी थी, उसको उपाधि दी थी राजा की उपाधि थी। यानी सबसे पहले राजा की उपाधि अगर किसको मिली थी तो वो मिली थी रजिल को, ना कि हरिश्चंद्र को। तो आप यहाँ रजिल करना। अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिहारों में सबसे पहला राजा कौन था तो आप रजिल करना, जिसने रजिल की राजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं नरभट्ट, यानी नरभट्ट क्या कहते हैं, नरभट्ट जो क्या है, जिसने क्या है, नरभट्ट ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वो इसने की थी
जो पीलीपणी की उपाधि धारण की थी। तो पीलीपणी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? नरभट्ट था, और इसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी कोई खास उपलब्धियां नहीं थे। मैं अब ये जो इन्होंने उपाधियां धारण की है या किसी मंदिर का निर्माण कराया है वो ही पूछे जाते हैं, शासक नहीं पूछे जाते। यानी इनकी जो किस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की, आज तक प्रश्न उसी तरीके से पूछा गया है। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया उनके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें ज्यादा प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण यही रहता है कि विष्णु मंदिर किसने बनाया था, अब नरभट्ट कर देना। अब ये उपाधियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसने उपाधि कौन सी है? नरभट्ट ने उपाधि धारण की थी, वो की थी पीलीपणी की उपाधि धारण की गई थी। अब हम आगे बात करें, जो नागवट हुआ था, जो फेमस राजा है नागवटक, जो प्रथम था उसने नाहड़ नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये क्रूर शासक तो नहीं कह सकते, एक साहसी शासक था, तो इसलिए इसे नाहड़ के नाम से भी जाना जाता था। और इसने क्या है, मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया था। कहीं कहीं इसका उल्लेख मेड़ंतपुर भी नाम इसका मिलता है, यानी मेड़ता को मेड़ंतपुर भी राजधानी कहा जाता है। अब तो इसे अपने मंडोर से इसे राजधानी इसने मेड़ता को बना लिया था। इसके बाद उसका पुत्र होता है, पुत्र तो इसके बाद 2-3 राजा आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें आता है शिलुक। शिलुक की क्या उपाधि होती है? शिलुक जो होता है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछे कि सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कराने वाला प्रतिहारों में कौन सा शासक था, तो वो आप शिलुक कर देना। और इसके बाद शिलुक के बाद में आगे कुछ समय बाद में कई शासक आने के बाद में आता है बालक या बाउक, यानी इसे दोनों एक ही नाम है, बालक या बाउक एक ही। तो जो बाउक था वो किसका? कक का पुत्र था। किसका पुत्र था? ककु का पुत्र था। उसने मंडोर यानी मंडोर से विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, माफ कीजिए, विष्णु प्रशस्ति मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था? लगभग 837 के आसपास में घटियाला अभिलेख है, वहां से इसका उल्लेख मिलता है। तो हम देख सकते हैं ये जो बाउग था उसका आगे सौतेला भाई कौन था? इसका आगे सौतेला भाई था कुकुक। अब कुकुक ने क्या है, 2 स्तंभों का निर्माण करवाया था। 2 स्तंभों का निर्माण करवाया था। एक उसने करवाया था मंडोर में, जोधपुर में, और दूसरा रोहिंसकूप है, वो भी जोधपुर में है। इसने 2 स्तंभ बनवाए थे और 2 ही अभिलेख लिखवाए थे। यानी अभिलेख, ये 2 अभिलेखों के बारे में इसे कहाँ उल्लेख मिलता है? ये घटियाला अभिलेख में ही है, जिसमें इसने पहले अभिलेख में क्या चर्चा की? इसने कहा मैं राजा हूँ, न्यायधारी हूँ, रक्षक हूँ, साहसी हूँ, दानी हूँ, वीर हूँ, यानी अपनी प्रशंसा के बारे में प्रथम अभिलेख के बारे में इसने ये लिखवाया था। किसने? कुकुक ने। और इसका जो दूसरा अभिलेख है उसमें मिलता है महाजनों और व्यापार से संबंधित मिलता है, यानी महाजनों को इसने बसवाया था, यानी जो लूटपाट करने वाले थे उनको इसने दंड दिया था, और जो महाजन थे, सेठ लोग थे, उनको वहां बसाया। व्यापार में वृद्धि, यानी व्यापार से संबंधित था, ये बिजनेस से संबंधित था। तो आप ये बिजनेस से संबंधित ये था। खुद की जो प्रशंसा से संबंधित पहला अभिलेख था। तो कुकुक ने 2 अभिलेख और 2 स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। तो आप इस तरीके से कुकुक थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। मंडोर शाखा, हम मंडोर शाखा के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हम मंडोर शाखा के जो मुख्य शासक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो मंडोर शाखा में कोई विशेष शासक नहीं होता। 12वीं शताब्दी तक आते आते क्या ये चौहानों के संपर्क में आ गया था, और जो मंडोर दुर्ग को छोड़ के बाकी सारा का सारा चौहानों के अधीन चला गया था। और लगभग 1395 ईस्वी में क्या था, प्रतिहारों ने अपने जो इंदा शाखा थी, प्रतिहारों के अंदर इंदा शाखा थी, उन्होंने क्या किया, चुंडा राठौड़ को, जो मालवा का सूबेदार था, रक्षक था, उसको दहेज के रूप में इन्होंने दुर्ग भी दे दिया। यानी 12वीं शताब्दी तक तो इनका क्षेत्र चला गया पूरा का पूरा, और उसके बाद में जो उसके पास अकेला दुर्ग बचा था 12वीं शताब्दी के बाद में 1395 तक, वो इन्होंने दहेज के रूप में किसे दे दिया, चुंडा राठौड़ को दे दिया। तो इस तरीके से ये मंडोर शाखा है वो उसका इतना ही हिस्ट्री है, इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको ज्यादा पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। इससे अलावा कोई प्रश्न बाहर नहीं है। जो मैंने इस वीडियो के अंदर मुख्य बातें आपको बता दी है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। और जैसा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसके बाद अगली वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी, वो रहेगी हमारा जो भीनमाल है उस शाखा के बारे में और कन्नौज शाखा के बारे में उल्लेख रहेगा। तो मंडोर शाखा इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।